सभी दोस्तों को नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने अपनी जो पिछली वीडियो थी वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की, उसमें शिक्षा से संबंधित कुछ बातें की थी। अब हम उसमें आगे चल के जो बची हुई बातें हैं उसको करते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको पिछली वीडियो में शिक्षा के संदर्भ में जो 3 बातें थी उसको बता दी थी। अब यहाँ पे 2 चीज़ें और बची थी, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ और शिक्षा का वास्तविक अर्थ। वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। देखिए, इसके पहले ये जो 4th नंबर है वो है शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एनालिटिक सेंस ऑफ एजुकेशन। देखिए, हमने आपको इसके पहले शिक्षा का संकुचित अर्थ बताया था, है ना। अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड ही ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, शिक्षा नवीन सूचनाओं के रूप में। इसका क्या मतलब है कि जो कुछ विद्वान है ना, उनका क्या मानना है, उनका ये मानना है कि जो नवीन सूचनाओं का संग्रह है और जो उसका निष्पादन है ना, उनके अनुसार वही उस शिक्षा है। ठीक है, वो सूचनाओं को ही ज्ञान मानते हैं। ठीक है, तो नवीन सूचनाओं को ही वो ज्ञान मानते हैं। जो नवीन सूचनाएं आती हैं उनका संग्रह, यही सारी चीज़ें वही सारी चीज़ें वो ज्ञान मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, बताइए। मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकल प्रोसेस है ना। हाँ, ये बात तो एकदम सही है। आप अपने दिमाग से एक बार सोचिए कि क्या होता है कि आपको बच्चों को पढ़ाने का तरीका बताया जाता है, कैसे पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, इसलिए तो बताया जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है ना। कितनी उम्र के बच्चों को कितना ज्ञान होना चाहिए। तो इस हिसाब से शिक्षा क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है ना, उसके जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि बालक के मस्तिष्क में ना हम लोग ज़बरदस्ती कुछ भी ऐसे भर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको चाहे तो वो सारी चीज़ें कितनी भी बार बार पढ़ाएंगे, मतलब एक पढ़ाने का तरीका होना चाहिए हर चीज़ करने का, है ना। पढ़ने के लिए तभी तो आप यहाँ पे देखिए प्रशिक्षण ले रहे हैं पढ़ाने की। जब आप डीएलएड कर रहे हैं या फिर अगर कोई बीएड का बच्चा होगा तो क्या हो रहा है कि प्रशिक्षण ले रहे हैं ना, तो इसी तरीके से होता है। मतलब शिक्षा क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। फिर देखिए क्या है कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि जिसमें गति हो, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि शिक्षा पहले जैसी थी वैसी ही है। आपको हमने पिछली वीडियो में बताया ना कि पुराने समय में शिक्षा का क्या अर्थ था। पुराने समय में शिक्षा का अर्थ था कि आत्मा का ज्ञान, मतलब आत्मा ज्ञान से था और आत्मा प्रकाश से था। अब धीरे धीरे शिक्षा का अर्थ बदल गया है ना। तो इसी तरीके से मतलब जो शिक्षा है ना, वो कंटिन्यूअसली शिक्षा में परिवर्तन होता रहा है। शिक्षा के सिलेबस में परिवर्तन होता रहा है, पढ़ाने के ढंग में परिवर्तन होता रहा है ना। तो हर चीज़ें बदलती रही हैं, तो इसलिए कहा गया है कि शिक्षा क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है। फिर है चौथा आपका है कि शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ये भी बात आपकी सही है ना। क्यों पढ़ाई कर रहे हो आप, बताओ। कोई ना कोई एक उद्देश्य होगा, कोई ना कोई एम होगा ना कि शिक्षा हम लोग क्यों ले रहे हैं। तो किसी भी कार्य को करने का उद्देश्य होता है। ये बिना उद्देश्य के जो कार्य किया जाता है उसमें कभी व्यक्ति सफल नहीं होता है। ठीक है। तो शिक्षा क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। हमारा एक निश्चित उद्देश्य होता है कि हम इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे पढ़ाई क्यों की जाती है, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, समाज के विकास के लिए, है, जिससे हम अपने राष्ट्र की सेवा कर सकें, अपने देश के काम आ सके, इसीलिए तो शिक्षा ली जाती है। ठीक। तो चलिए, यहाँ तक की चीज़ें आपको बता दी। आई होप कि आपको शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ पता हो गया होगा। इसके पहले हमने तीन संदर्भ में शिक्षा के अर्थ और बताए हैं। आप उसको प्रीवियस वाली वीडियो में जा करके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये जो मेन है ना, शिक्षा का वास्तविक अर्थ, अभी इसी पे पहुंचने के लिए इतना कुछ पढ़ना पड़ा अपने को। क्या है कि वास्तव में शिक्षा का वास्तविक अर्थ शिक्षा के संकुचित तथा व्यापक अर्थ के मध्य में निहित है। अब बताइए, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या था। अगर आपने देखी हो वीडियो तो बताइएगा, मतलब अपने मन में ही सोचिएगा क्या होता शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ आपको बताया था ना कि एक विद्यालय रहेगा, उसमें निश्चित समय में आपको क्लास में जाना रहेगा, वहाँ पे कुछ फिक्स्ड विषय वस्तु होंगी, वो आपको चीज़ें पढ़नी होंगी, वो शिक्षा का संकुचित अर्थ था। और व्यापक अर्थ क्या था, व्यापक अर्थ क्या था कि जो बच्चा जब बच्चा जन्म से लेकर के जो एकदम मतलब लास्ट स्टेज तक सीखता है ना, तब वो बच्चा नहीं होता है ठीक है। तो लास्ट स्टेज तक जो बच्चा सीखता है वो होता है व्यापक अर्थ, है ना। तो क्या है वास्तविक अर्थ, जो है वास्तव में शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ है वो शिक्षा के संकुचित और व्यापक अर्थ के मध्य में निहित है। ठीक है। फिर क्या है, शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। मतलब गत्यात्मक मतलब गतिशील, है ना।
गतिशील प्रक्रिया है ना, जिसमें गति होती रहती है। अभी आपको यहाँ पे बताया था इसके पहले ही, जब आपको विश्लेषणात्मक बताया था तो उसी में बताया था ना कि शिक्षा क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। यह मनुष्य को जीवन में प्रगति करने को तैयार करती है। ऐसा तो है नहीं कि आपने अगर शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की है तो आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रगति हुई है ना। पहले आपने ABCD लिखना सीखा, फिर आपने एप्पल और बैट लिखना सीखा, और फिर धीरे धीरे वर्ड्स, फिर सेंटेंसेस, उन सेंटेंसेस की मीनिंग, इस तरीके से आपकी धीरे 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 क्या हो गई है, प्रगति हुई है ना। तो ये है कि शिक्षा क्या है, वास्तविक अर्थ में मनुष्य को प्रगति करना सिखाती है। शिक्षा स्थिर नहीं है, यह सदैव गतिशील होती है। वही जो आपको चीज़ें बताई कि शिक्षा कैसी होती है, गतिशील होती है। वास्तव में शिक्षा, एक सेकेंड, वास्तव में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को विकसित करती है। अब देखिए इसकी मीनिंग क्या है कि वो जन्मजात शक्तियों को विकसित करती है। ये अपने आप ही लाइन बन जाती है। देखिए, जो व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को विकसित करती है। अब देखिए, हम आपके अंदर, हमारे अंदर, किसी के भी अंदर क्या होता है, गुण तो बचपन से ही होता है। मतलब होता है ना कि कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि लेकिन उनको बाहर लाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उनको शिक्षा दें। उनके अंदर शक्ति तो है, लेकिन उनको, वो शक्ति को हम बाहर कैसे ला सकते हैं, वो एक अच्छा टीचर ही ला सकता है ना। हाँ, कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो आपको बोला ना कि वैसे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि नॉर्मल बच्चों का क्या आप देखेंगे कि नॉर्मल बच्चों को पढ़ाया क्यों जाता है, ताकि उनके अंदर की जो शक्तियाँ हैं, मतलब उनको कार्य करने की जो क्षमता है वो बाहर आ सके, है ना। तो इसीलिए व्यक्तियों की जन्मजात शक्तियों को विकसित करती है। फिर क्या है, शिक्षा बालकों के व्यक्तित्व का विकास करती है। पूछेंगे कि ये व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व मतलब होता है पर्सनैलिटी। क्या होता है व्यक्तित्व मतलब? पर्सनैलिटी, है ना। अब आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है धीरे धीरे। पहले कैसे थे, अपनी बचपन की फ़ोटो देखिएगा आप कैसे से लगते हो, फिर अपनी फ़ोटो देख के खुद लगता है, अपनी अभी आप 4-5 साल पहले की फ़ोटो देखिए खुद को कैसा लगता है कि अरे कैसे से दिखते थे, है ना। और अब देखिएगा आप खुद को, तो धीरे धीरे जो आपकी व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी है वो चेंज हो रही है ना। वो क्यों हो रही है? वो शिक्षा की वजह से हो रही है। आप एजुकेशन ले रहे हैं दिन प्रतिदिन, इसकी वजह से हो रही है। शिक्षा व्यक्ति का वातावरण से समायोजन करने में उसकी सहायता करती है। अब देखिए, आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, तो क्या है कि आप वातावरण से समायोजन भी कर सकते हो, आप एक शिक्षित व्यक्ति हो। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि शिक्षा व्यक्ति का वातावरण से समायोजन करने में उसकी सहायता करती है। तो देखिए, यहाँ पे हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि शिक्षा का अर्थ सब संदर्भ में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फिर कुछ पॉइंट्स हैं, क्या है कि शिक्षा की प्रकृति, किसके बारे में पढ़ना है अपने को? शिक्षा की प्रकृति के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आपकी प्रकृति होती है, पूछेंगे ये प्रकृति क्या होती है ना। बहुत दिक्कत होती है हिंदी के वर्ड समझने में, है ना। तो देखिए, प्रकृति मतलब होता है नेचर। आपका नेचर कैसा है? कोई बहुत हंसमुख स्वभाव का होता है, कोई बहुत रूड स्वभाव का होता है ना, इस तरीके का। ऐसा ही एजुकेशन का भी कुछ प्राकृतिक है, मतलब प्रकृति है, सॉरी। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप जब कोई चीज़ सीखते हो तो वो समाज में रह करके ही तो सीखते हो, है ना। वो समाज में ही तो उपयोग करते हो आप उस चीज़ का। ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ाई करके अकेले में बैठ जाओगे, है ना। पढ़ाई करके तो आप अकेले में बैठोगे नहीं, पढ़ाई भी क्यों कर रहे हो? लोगों को पढ़ाने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना। समाज के काम आने के लिए लोग पढ़ते हैं, तो इसीलिए कहा गया, और लोग समाज से ही सीखते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि शिक्षा क्या है? शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। फिर है कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। अब बताओ, आप पढ़ाई करते हो तो आपका विकास होता है, मानसिक विकास होता है ना, अच्छे से होता है, बौद्धिक विकास होता है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा क्या है? एक विकास की प्रक्रिया है। फिर क्या है? शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। ये चीज़ आपको पहले ही बता दी थी कि क्या है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। जैसे कि जिस तरीके से ना अपने राष्ट्र में, समाज में आदि की परिस्थितियों में अंतर आता है ना, उसी प्रकार से जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं ना, उनमें परिवर्तन होता है, और उसी के अनुसार बालक को शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। तो परिवर्तन क्या है? प्रकृति का नियम है। इसीलिए समय समय पर क्या होता है कि जो हमारे सिलेबस होते हैं उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे अभी देखिए, एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में कुछ चेंज किया है हिस्ट्री को लेकर के, मतलब कुछ पार्ट्स हिस्ट्री के हटाएगी, है ना, इस तरीके से। तो वो है कि शिक्षा क्या है? एक गतिशील प्रक्रिया है ना, मतलब एक स्थिर नहीं रहती है कि यही उसका सिलेबस होगा, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो देखिए, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले कि आप बताइए कि शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ के संदर्भ में अपने उत्तर को लिखिए, या फिर अगर आपसे पूछ ले कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, या फिर अगर आपसे पूछ ले कि शिक्षा की प्रकृति क्या होती है, तो यहाँ से तो आप आंसर ईज़िली लिख ही सकते हैं, है ना। बहुत ईज़ी चीज़ है यहाँ ये सारी चीज़ें, तो बस इसको एक बार पढ़ लीजिए। और हाँ, अपनी नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ये आपको मैं फर्स्ट वीडियो से कहते हो रही हूँ कि नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो नोट्स तो आप ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। देखिए, फिर क्या है कि शिक्षा प्रक्रिया। अब देखिए कि शिक्षा
एक सेकेंड देखिए। तो क्या होती है कि जो शिक्षा की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है। अब पूछेंगे कि ये प्रक्रिया क्या होती है। प्रक्रिया मतलब होता है प्रोसेस। क्या होता है? प्रोसेस। देखिए आपके कुछ उसके लिए ना सहूलियत के लिए यहाँ पे सामने कुछ वर्ड्स लिख दिए जाते हैं जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, क्योंकि हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं ना उसको समझने में थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो इसीलिए ऐसा लिख दिया जाता है। तो क्या है कि शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया सबसे पहले जॉन एडम्स ने कहा है, जिसमें शिक्षक एवं छात्र, एक सेकेंड ये आपको दिखा दे यहाँ पे, अरे हट जाओ। हाँ, शिक्षक एवं छात्र आते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है। देखिए, जो जॉन एडम्स थे ये एक मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? मनोवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने कहा है कि शिक्षा में दो ही लोग होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है छात्र मतलब कि स्टूडेंट, जैसे कि आप और हम इस तरीके के, और एक होते हैं टीचर। कौन होते हैं? टीचर होते हैं। ठीक है। तो इन्होंने माना कि शिक्षा में दो ही लोगों की ज़रूरत होती है, एक होते हैं टीचर और एक होते हैं स्टूडेंट्स। तो और रॉस भी इनका समर्थन करते हैं, कहते हैं हाँ हाँ ऐसा ही है। मतलब इनका मानना होता है कि एक बोलता है तो दूसरा सुनता है, एक पढ़ाता है तो दूसरा पढ़ता है ना, और एक दूसरे के कार्य में संबंधित होते हैं ये एक दूसरे से। तो बस इनका ऐसा मानना था। लेकिन आप बताइए कि आपको टीचर मिल जाए, ठीक है, आपको टीचर मिल गया और आप बैठे हो, तो क्या वो आपको पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता है। क्यों? अब आप सोचोगे कि क्यों नहीं पढ़ा सकता। देखो, आपको पढ़ाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, एक सिलेबस भी तो होना चाहिए कि जिसको वो पढ़ाए, है ना। तो इसीलिए जॉन डीवी, ये जो जॉन एडम्स थे, इनका जो है खंडन करते हैं। कौन इनका खंडन करते हैं? जॉन डीवी। ये देखिए यहाँ पे लिखा है। तो जॉन डीवी कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, शिक्षा जो है वो द्विमुखी प्रक्रिया नहीं है। शिक्षा कैसी है? त्रिमुखी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया, जिसमें शिक्षक का होना ज़रूरी है, शिक्षार्थी का होना ज़रूरी है और विषय वस्तु का होना ज़रूरी है। और इनका समर्थन कौन किया था? ब्लूम और रायबर्न किया था। देखिए ये वाला आपका जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा था, उनका समर्थन किसने किया था, या फिर शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा था, या शिक्षा का उनका समर्थन किसने किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। या फिर आपसे शिक्षा की प्रक्रिया भी पूछ ली जाती है कैसी है कि, है ना, इस तरीके से चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और हाँ, द्विमुखी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बाइपोलर प्रोसेस और त्रिमुखी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पोलर प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक की आपको बता दी गई। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी कि शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया द्विमुखी क्यों कहा गया था, क्योंकि उन्होंने माना था कि शिक्षा जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ दो ही लोग होते हैं, एक शिक्षक और एक छात्र। लेकिन वो भूल गए थे कि हम लोग पढ़ते क्या है ना, कुछ चीज़ें भी तो होनी चाहिए पढ़ने के लिए। जैसे आप अभी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एक आप है और एक आपके सामने जो आपको पढ़ाया जिसके द्वारा आप पढ़ रहे हैं, मतलब जिससे आप पढ़ रहे हैं वो है, ठीक है। लेकिन आपको कुछ सब्जेक्ट तो पढ़ाया जा रहा है ना, तो वही होती है आपकी विषय वस्तु। ठीक है, आपका जो सिलेबस होता है वही होता है। ठीक, अब देखिए, ये तो हो गया कि शिक्षा को कोई द्विध्रुवी प्रक्रिया माना है, कोई त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना है। लेकिन क्या होता है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि शिक्षा मानव के एक पहलू का विकास नहीं करती है। ये तो आप भी मानते हो, है ना, कि बताओ आप अगर पढ़ते हो तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपका सिर्फ एक ही पक्ष मजबूत हो रहा है, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो क्या होता है कि बहुत अनेक आयामों का विकास करती है। देखिए आपको इधर दिखा देते हैं, अनेक आयामों का विकास करती है। ठीक है, तो शिक्षा क्या करती है कि सिर्फ एक ही पहलू का विकास नहीं करती है, अनेक आयामों का विकास करती है। जैसे कि सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, आध्यात्मिक विकास, राजनीतिक विकास, वैज्ञानिक विकास, प्राकृतिक विकास। ठीक है, तो इस आधार पर शिक्षा को आयामी प्रक्रिया कहा गया है। तो शिक्षा को हम लोग बहुआयामी प्रक्रिया भी कह सकते हैं। तो तीन चीज़ें हैं, शिक्षा को या तो द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहते हैं। द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन एडम्स ने कहा है। शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है? शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जॉन डीवी ने कहा है। ठीक है, उनका समर्थन किसने किया है? रायबर्न ने किया है और ब्लूम ने किया है। ठीक है, और द्विध्रुवी जिन्होंने कहा था, किसने कहा था द्विध्रुवी प्रक्रिया? एडम्स ने कहा था ना। तो और हाँ, देखिए आपको ना इसमें कहीं पे भी डेफिनेशन नहीं मिलेगी, ना आपको पहली वीडियो में ना आपको दूसरी वीडियो में। इसका ना एक थर्ड पार्ट आएगा इस चैप्टर का, जिसमें हम आपको पूरी, बस उसमें क्या होगा कि सिर्फ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगी आपकी, जिसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको बताया था, हर चीज़ में इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं या फिर आप डीएड कर रहे हो, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़ने ही होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स तो सबको ही पढ़ने होते हैं। फिर आप अगर सीडीपी का पेपर देने बैठोगे तो उसमें भी चीज़ें आती हैं कि ये परिभाषा किसने कही थी। आप प्रीवियस ईयर का उसका क्या कहते हैं यूपी टेट का पेपर उठा के देख लो, या फिर आप प्रीवियस ईयर के अपने डीएलएड के ही पेपर उठा के देख लो, तो उसमें भी परिभाषाएं आई हुई हैं। इसलिए परिभाषा जो होती है ना वो थोड़ी बोरिंग होती है, लेकिन आपको ना उसको ट्रिक के साथ लर्न करेंगे तो बहुत ईजिली याद हो जाएगी, उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहना और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस करते रहना। तो देखिए यहाँ
यहाँ तक की चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि शिक्षा क्या है। देखिए आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, पहले तो पढ़ा कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का हमने विश्लेषणात्मक अर्थ पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा, दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है ना, वास्तव में क्या अर्थ होता है शिक्षा का। फिर तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा शिक्षा की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है शिक्षा का, है ना। फिर चौथा हमने पढ़ा कि शिक्षा की प्रक्रिया क्या है, और ये लास्ट हमारा है जो है शिक्षा का महत्व। इसके बाद आपका ये चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा, बस डेफिनेशंस बचेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि अब देखिए ये तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं थी कि मतलब आप तो इतने बड़े खुद ही हो गए हो कि आपको समझ में आ गया होगा कि शिक्षा का महत्व क्या है। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिख दिया आपके लिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अंदर की चीज़ें तो आप खुद ही लिख लोगे, है ना। टॉपिक टॉपिक तो आपको इसलिए बता दिया जाता है, मतलब कुछ पॉइंट्स बता दिए जाते हैं जिसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। जैसे नोट्स बहुत ज़्यादा आपकी बड़ी ना बने, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने में एग्ज़ाम टाइम में होता है ना कि थोड़ी सी नोट्स रहे, और बाकी चीज़ें तो आपके दिमाग में वैसे ही फीड हो जाती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें कैसी हैं, मतलब ऐसी है कि जिसको आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, शिक्षा का महत्व व्यक्तिगत विकास के लिए। अब देखो क्या होता है कि वो बोलते हैं ना कि इंसान क्या है, अगर इंसान के अंदर ज्ञान ना हो तो वो कैसा होगा, वो पशु के समान होगा ना। तो इसीलिए अपने को ज्ञान की ज़रूरत होती है, खुद के विकास करने के लिए, स्वयं का विकास करने के लिए अपने को ज्ञान की ज़रूरत होती है। तो शिक्षा से क्या होता है, इंसान का व्यक्तिगत विकास होता है। तो जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन आवश्यक होता है ना, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक होती है। तो इसलिए हम लोगों के लिए शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए आपको बता दिया गया कि व्यक्तिगत विकास के लिए तो शिक्षा ज़रूरी ही ज़रूरी है। फिर देखिए मानव कल्याण के लिए, अब आप बताइए कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आप दूसरों का कुछ हित कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो, है ना। एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना। तो एजुकेशन से क्या होगा कि आप एक शिक्षित इंसान हो तो आप जा कर के 10 लोगों को शिक्षित कर सकते हो, और वो 10 लोग जा कर के आगे 10 लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, लोगों का कल्याण होगा। ये जो देश है ना, देश में इतने देखिए अभी इस समय कितना युद्ध चल रहा है ना, रशिया और यूक्रेन का, तो ये जो देश है ना इसमें शांति स्थापित होगी, है ना। तो इसीलिए जो है क्या होता है कि मानव कल्याण के लिए भी हमें शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। समाज की उन्नति के लिए, अब आप शिक्षित होगे तो आप वही चीज़ सेम है कि आप आगे चल के शिक्षित करोगे, है ना। कई ऐसे, अब देखो आप जो पढ़े लिखे लोग होते हैं क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जगह काम करते हैं, हर चीज़ करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे समाज का विकास हो रहा है। हाँ, तो इसी तरीके से आप चीज़ें लिख सकते हो अपने हिसाब से, पॉइंट टू पॉइंट डाल करके कि शिक्षा का महत्व क्या है। शिक्षा का महत्व तो आप इतने बड़े हो ही गए हो कि खुद ही लिख सकते हो। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे वो चीज़ें पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई भी कमी लगती हो, या फिर आपको किसी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो, या कुछ भी आपको लगता हो कि ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे हो सकती, तो प्लीज़ आप उसको हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसमें हम ज़रूर सुधार करेंगे। मिलते हैं आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक पूरी देखी है तो उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए अपना आप ध्यान रखिएगा।